नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। लाडलो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे आर्मी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। जी पिछली क्लास अपनी थी जैव विविधता की, उससे रिलेटेड ही अपनी जो आज की क्लास रहेगी लाडले बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। तो लाले जो आज की क्लास होगी जंतुओं का वर्गीकरण, क्या रहेगा? जंतुओं का वर्गीकरण रहेगा जो जीविता से रिलेटेड है, जिसमें जंतुओं का वर्गीकरण में हम पुनः आज पढ़ेंगे अकशेरुकी। कौन से पढ़ेंगे? अकशेरुकी। और अकशेरुकी में इसे हिंदी में क्या बोलते लाडले? अपृष्ठवंशी। अपृष्ठवंशी मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वह अपृष्ठवंशी कहलाते या अकशेरुकी कहलाते हैं। अगर अकशेरुकी नाम आए तो भी वही बात होगी, अगर अपृष्ठवंशी आए तो भी वही बात होगी। ठीक है लाडले? बिल्कुल सर, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। इसके अलावा बात करते हैं अकशेरुकियों के प्रकार की। तो अकशेरुकियों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं अपन प्रोटोजोआ की। किसके पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ कौन से होते हैं लाडले? अंग रहित होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं लाडले? एक कोशिकीय होते हैं और अंग रहित होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो लाडले के जो प्रोटोजोआ है इनका एग्जाम्पल क्या होगा? तो लाले एग्जाम्पल होगा अमीबा और प्लाज्मोडियम। क्या होगा? अमीबा और प्लाज्मोडियम आपके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होंगे जो आपके अंग रहित और एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है जी सर, आगे की बात करेंगे पोरीफेरा की। अगला कौन सा है? अपृष्ठवंशी पोरीफेरा। तो पोरीफेरा कौन सा है? एक तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इसके अलावा साथ ही ये जलीय आवास में रहने वाले होते हैं। किस में रहते हैं? जलीय आवास में रहते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो लाडले जो पोरीफेरा का एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल है स्पंज। कौन सा है? स्पंज इसका एग्जाम्पल होगा। बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। किसकी? सिलेंट्रेटा की। जो इसका अगला आपका प्रकार है अपृष्ठवंशी का। तो सिलेंट्रेटा में जो बहुकोशिकीय होते हैं, इसके अलावा जलीय आवास में होते हैं। एज इट इज वैसा का वैसा है, जो पोरीफेरा का वैसा का वैसा ये जीव होता है। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा और मूंग। कौन सा होता है? हाइड्रा और मूंग इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे की चलेंगे। अगला है अपना प्लेटीहेलमिंथेस। कौन सा है अगला? अगला है सर प्लेटीहेलमिंथेस, 4 नंबर का जो प्रकार है अपृष्ठवंशी का, जिसमें प्लेटीहेलमिंथेस में जो चपटे कर्मी है जितने भी, वो सारे के सारे चपटे कर्मी प्लेटीहेलमिंथेस में रखे गए हैं। तो लीवर प्लूक, फीता कर्मी, ये सारे के सारे क्या है लाडले? प्लेटीहेलमिंथेस के उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं लाडले अगला जो 5 नंबर का आपका अपृष्ठवंशी है वो कौन सा है? एनेलिडा। और एनेलिडा में आपका परिसंचरण होता है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है लाडले? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो केचुआ और जोंक क्या होता है लाडले? इसका एग्जाम्पल होगा केचुए में और जोंक में बंद परिसंचरण प्रकार का पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया था लाडले कि केचुए में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो लाडले उसका राइट ऑप्शन होगा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है जी सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे की ओर चलेंगे। अगली बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। किसी करते हैं? आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब जिसमें श्वसन किससे होता है? ट्रेकिया से, श्वास नलिका से होता है। ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है। और जिनमें उत्सर्जी अंग लाडले ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपके आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव है उनमें आपकी जो उत्सर्जी अंग है वो कौन से होते हैं? 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जिसका राइट ऑप्शन होगा मेलपिगी नलिकाएं। तो मेलपिगी नलिकाएं किन में उत्सर्जी अंग पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में। अगर एग्जाम्पल में अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाए कि आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग या होने वाला उत्सर्जी अंग क्या होता है? मेलपिगी नलिकाएं। ठीक है जी सर, आगे की बात करते हैं लाडले की। इसका एग्जाम्पल बताइए। तो मक्खी में उत्सर्जी अंग मेलपिगी नलिकाएं, मच्छर में मेलपिगी नलिकाएं और बिच्छू में इसमें भी मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, जो मेलपिगी नलिकाएं किस में पाई जाती है? आपके आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव उनमें पाई जाती है। ठीक है जी सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे की चलेंगे। अगला अपना मोलस्का। कौन सा अगला? अगला अपना जो 7 नंबर का अपृष्ठवंशी है वो है मोलस्का। और मोलस्का के शरीर के ऊपर जो CaCO3 का आवरण होता है, किसका होता है लाडले? CaCO3 का आवरण होता है जो मोलस्का के जीव है। और इनका रक्त कैसा होता है लाडले? नीला रक्त होता है। इनका रक्त कैसा होता है? नीला होता है। इसके अलावा बात करते हैं श्वसन। इसमें श्वसन किससे होता है? गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, बात करते हैं रक्त नीला श्वसन गिल्स के द्वारा। और एग्जाम्पल की बात करें लाडले तो कोड़ी, घोंगा और सीपी ये इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे चलेंगे। एक बार जो आपके अस्पृष्टवंशी है या अकशेरुकी है उनको एक बार वापस देख लेते हैं।
जी सर, बिल्कुल देख लेते हैं। आपके जंतुओं का वर्गीकरण में अपृष्ठवंशी या अकशेरुकी आपका पहला प्रकार है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो अपृष्ठवंशी या अकशेरुकी कहलाते हैं। जिसमें प्रकार की बात करेंगे तो जिसमें पहला प्रकार है प्रोटोजोआ, अंग रहित एक कोशिकीय। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात करते हैं पोरीफेरा की। पोरीफेरा में लाडले बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जलीय आवास में रहने वाले होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पंज। और बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, तो बहुकोशिकीय होते हैं जीव इसमें और जलीय आवास में रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा और मूंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की चलेंगे लाडले। अगली बात करते हैं आपके पोरीफेरा के सिलेंट्रेटा के बाद में प्लेटीहेल्मिन्थेस की। किसकी? प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं तो जिसमें चपटे कृमि होते हैं। और चपटे कृमि में एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका फीता कृमि और लिवर फ्लूक आपका चपटे कृमि होता है। इसके अलावा बात करते हैं एनेलिडा की, तो एनेलिडा में लाडले बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और साथ में एग्जाम्पल की बात पूछी जाए तो केचुआ और जो किसका एग्जाम्पल होगा। तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि केचुए में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल। आगे की बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा वाले जितने भी जीव उनमें उत्सर्जी अंग कैसा होता है? मेल पी की नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। बात करते हैं श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो मक्खी, मच्छर और बिच्छू सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके आर्थ्रोपोडा के। ठीक है सर, बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके मोलस्का की, तो मोलस्का के जितने भी जीव उनके शरीर के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो CaCO3 का पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उस आवरण पाया जाता है शरीर के ऊपर। और उनका रक्त कैसा होता है? नीले रंग का उसका रक्त होता है, जितने भी जीव मोलस्का के हैं। बात करते हैं श्वसन की, तो श्वसन लाडले गिल्स के द्वारा होता है। जितने भी जीव मोलस्का में उनके सारे के सारे जो जीवों के श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। बात करते हैं उदाहरण की लाडले, तो उदाहरण में कोडी, घोंगा और सीपी ये आपके मोलस्का के उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सर। जो आपका कल का था जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, एक बार उसको वापस देख लेते हैं शास्त्रीय दृष्टि से। लाले बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब जैव, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता या विभिन्नता। तो लाले जीव या भिन्नता, जीवों में होने वाली भिन्नता, एक ही वातावरण में रहने वाले अलग अलग जीवों की जो भिन्नता होती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। बात करते हैं इंग्लिश में बात कर लिया जाए तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। ठीक है, बायो का मतलब जीव होता है, डाइवर्सिटी का यानी भिन्नता, जीवों में भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। आगे समझ में? बिल्कुल सर। आगे की बात करते हैं भिन्नता या विभिन्नता मतलब अंतर होना। भिन्नता और विभिन्नता का मतलब होता है अंतर होना, जायज सी बात है। तो अलग अलग जीवों में अंतर होना या दो जीव के मध्य अंतर होना विभिन्नता कहलाती है। ठीक है सर। आगे की बात करेंगे लाले, जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग अंतर पाया जाता है, उसी प्रकार सजीव प्राणियों की जो विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जैव विविधता का आधार क्या होता है? उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। जीव विविधता का जो आधार होता है वो क्या होता है? उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। क्योंकि जहां जिस वातावरण में ज्यादा तापमान होगा उसकी वातावरण में पेड़ पौधों की संख्या भी अत्यधिक ज्यादा होगी, वहां की विविधता ज्यादा होगी। जैसा कि बात करते हैं आपके भारत में, तो भारत में जो आपकी मध्य रेखा, विषुवत रेखा के मध्य जो आसपास का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और विषुवत रेखा के समीप का जो आवरण होता है उसमें ताप और वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जो आपकी जैव विविधता होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे तो आपकी ताप में भी कमी होगी और वर्षा में भी कमी होगी, इसलिए जैव विविधता कम होगी। और नीचे भी देखा जाए तो एज इट इज ऊपर वाला ही लागू नीचे होगा। जैसे नीचे जाएंगे तो आपकी वर्षा में भी कमी होगी और ताप में भी कमी होगी, तो आपकी जैव विविधता में भी कमी आएगी। ठीक है सर, बिल्कुल। बात करते हैं विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं आगे, भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से लाल है? एक तो पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालय, तीसरा भारत बर्मा क्षेत्र और चौथा है सुंदरलैंड। ठीक है सर, बिल्कुल सर। पश्चिमी घाट जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट माना जाता है भारत का। बात करते हैं इसके अलावा आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है लाडले, जो जुलाई माह से आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनका CHSL का पेपर है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। 3 तारीख से उनके एग्जाम स्टार्ट हैं। उनके लिए रामबाण की तरह साबित होगी ये करंट की क्लास। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं ली वो क्लास ले लें। इस क्लास से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना, और साथ में BSTC वाले बच्चे भी। इसके अलावा बात करते लाले, केरल की जो शांत घाट है वो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और जो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और जैव विविधता दशक कौन सा है लाले? 2011 से 2020। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं आगे की कि आवास वाइज
जीव। तो जलीय आवास में जो वनस्पति पाई जाती है वो है कमल, रेननकुलेसी, सिंगाड़ा और वोल्पिया। ठीक है। और जंतु कौन कौन से होते हैं? मछली, केंचुआ, व्हेल, केकड़ा और मगरमच्छ। ये सारे के सारे जंतु जलीय आवास में पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके अलावा मरुस्थलीय आवास में। तो मरुस्थलीय आवास में लाडले जो वनस्पति होती है वो नागबनी होती है, गंवारपाठा होता है और कैक्टस होता है। ये सारे के सारे मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं इनके जैसा नागबनी हो गया, गंवारपाठा हो गया, इनको पानी की जरूरत नहीं होती है, इसे भी उग जाते हैं, इसलिए इसे मरुस्थलीय आवास में रखा जा गया है। और बात करते हैं जंतु की। तो जंतु में ऊंट आपका होगा, बिल्ली होगा, मरु बिल्ली होगा और मोलाच होगा। जैसा कि ऊंट होता है, ऊंट को पानी की जरूरत नहीं होती है, 7 दिन तक उसे बिना पानी के भी रह सकता है, इसलिए इसे मरुस्थलीय आवास में रखा गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो लाडले। आगे की बात करेंगे लाडले सम आवास में। तो सम आवास में लाडले जो वनस्पति होती है, तो सम आवास में पाए जाने वाले वनस्पति बबुल, नीम, अशोक और बरगद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बबुल होता है जिसे मारवाड़ी भाषा में बंवल कहा जाता है, नीम होता है, अशोक होता है और बरगद होता है, जो वनस्पति समावास में पाई जाती है। जंतु की बात करें तो लाडले कुत्ता, शेर, हाथी, हिरण और गिरगिट और जिराफ, ये सारे उसके सारे जंतु समावास में पाए जाने वाले जंतु है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे शीत आवास में पाए जाने वाली वनस्पति और जंतु की बात करेंगे लाडले। तो शीत आवास में जो वनस्पति पाई जाती है वो देवदार पाई जाती है और जंतु होते हैं वो सफेद भालू होते हैं। कैसे? शीत आवास में पाए जाने वाले जंतु सफेद भालू और रेनाडियर, यह आपके जंतु है शीत आवास में पाए जाने वाले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की बात करेंगे अपनी जो सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है लाडले, क्रम वाइज चलती है, हैशटैग वाइज, रोज सुबह 7:15 पे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, तो उससे जुड़ना न भूले सभी मेरे लाडलो। एक नई शुरुआत के साथ कम समय में सटीक क्वेश्चंस। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे सभी लाडलो। बात करते हैं इसके आगे की जो अगले वर्गीकरण रहेगा वो लाडले अपनो रहेगा जो आपका कशेरु की तो हो गया उसकी पृष्ठवंशी। अगला रहेगा लाडले कशेरु की पृष्ठवंशी। कौन सा रहेगा? कशेरु की पृष्ठवंशी रहेगा अपना अगला टॉपिक। तो अगले टॉपिक अपनी अगली क्लास में देखेंगे। इसी के बीच इस क्लास के बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।